गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डोमेन देख लिया था और स्टूडेंट रेंज स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि कुछ हम रेंज का हल्के हल्के क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। तो रूल नंबर 2 आ रहा था, रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, इफ डोमेन बिलोंग्स टू R या इफ डोमेन इज इक्वल टू R और R माइनस फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, स्टूडेंट अगर डोमेन पूरा R हो या R में से कुछ पॉइंट हटा दिए गए हो तो आप रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं कर सकते। रूल नंबर 1 में क्या था? इफ़ डोमेन कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर डोमेन में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एफएक्स की वैल्यूज़ निकाल दीजिए। वो जो सेट बनेगा वो आपको क्या दे देगा? रेंज सेट दे देगा। इफ़ डोमेन इज इक्वल टू R और R माइनस फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन क्या करना है? Then find the value of x in terms of y. Then find the value of x in terms of y. तो स्टूडेंट x की वैल्यू आपको y की टर्म में निकालनी है and find those values of y and find those values of y for which, और y की वो वाली वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो, क्योंकि अगर x ही डिफाइंड नहीं होगा, डोमेन का कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी नहीं आएगा। एंड फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, और आपको y की वो वाली वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट जिसके लिए x डिफाइंड हो, और इस टाइप से जो सेट बनेगा वो आपको क्या दे देगा? रेंज सेट दे देगा। अगर डोमेन R हो या R में से कुछ पॉइंट हटा दिए गए हो तो आपको क्या करना है? x की वैल्यू y की टर्म में निकालनी है और y की वो वाली वैल्यूज़ जिसके लिए x डिफाइंड हो, y की वो वाली, क्योंकि रेंज के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी है, बट जिसके लिए x डिफाइंड हो, क्योंकि x ही डिफाइंड नहीं होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकलेगा कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ क्योंकि हमने कहा है थोड़ा रेंज देख लेते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट? एक बार बता दें, व्हाट इज इट्स डोमेन? इसका डोमेन क्या है? रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है R माइनस 1। बिल्कुल, डोमेन क्या है? कुछ भी पुट कीजिए सिवाय -1 के। R माइनस 1 नहीं, R माइनस 1। सो स्टूडेंट्स अब क्या है? अगर डोमेन इस टाइप का हो R माइनस सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। सो दिस बिकम xy प्लस y इज इक्वल टू x। Find x in terms of y, and what is x? And range is those values of y, और range y की वो वाली values होगी for which x is defined। तो देखिए y की किन values के लिए x defined है? स्टूडेंट y कुछ भी हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता, क्योंकि when y is equal to 1 then x is not defined। So आपका y क्या हो जाएगा? R माइनस, या y बिलोंग्स टू R माइनस 1। सो आपका जो रेंज हो जाएगा वो कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता। अगर आप चेक करके देखना चाहें क्या 1 हो सकता है कि नहीं, ट्राई करके देख लो। अगर y 1 होता तो 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। मैं देखना चाह रहा था x की किस वैल्यू के लिए y 1 आता। सो यहां से देखिए एब्सर्ड आ गया है। सो ये इस टाइप का कुछ भी रिलेशन होल्ड नहीं करता है। 1 इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होता है, तो इसका मतलब y कभी वैल्यू 1 नहीं रख सकता। सो मैंने वही कहा था, आप ऊपर रूल पढ़ लीजिए, अगर डोमेन पूरा R है या R माइनस फाइनाइट नंबर ऑफ
finite number of points, then find x in terms of y. Firstly find x in terms of y and those values of y for which x is defined. और आपको आपका जो रेंज होगा y की वो वाली वैल्यूज होंगी जिनके लिए x डिफाइंड होगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर x डिफाइंड नहीं हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू भी नहीं मिल सकती. ओके, एक बार ये ट्राई करें. x अपॉन, चलो एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ट्राई करें. एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ट्राई इट. सो ये क्या बोला है स्टूडेंट ने, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1. देखें जरा स्टूडेंट, इसका डोमेन क्या है, पहले डोमेन बताएं. देखिए रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट. रैशनल फंक्शन केवल उन पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं रहेगा जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए. और देखिए डिनोमिनेटर किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं हो रहा है. सो डोमेन इज होल आर. सो देख लीजिए डोमेन होल आर है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा. और हमने बोला हुआ है फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन. जो इनपुट किया जाता है वो डोमेन है और जो आउटपुट मिलेगा दैट इज रेंज. तो देखिए अगर डोमेन ऐसा हो तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y. अब मैं x को y की टर्म में निकाल रहा हूं. फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y. एंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, जिसके लिए x डिफाइंड और x क्या है रियल नंबर. y की वो वाली वैल्यू जिसके लिए x एक रियल नंबर आए, और x रियल नंबर तब आएगा जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो. फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा. और जैसा कि हम पिछली 2 या 3 क्लास से साइन स्कीम पढ़ रहे हैं, 2 क्लास से, वही रूल लगा देंगे. इसका रूट है 0, इसका 1 है, दिख रहे हैं यहां तक. ओके, 1 से बड़ा पुट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव. सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब नॉन नेगेटिव. और ये देखिए 0 से 1, बट 1 जो कि डिनोमिनेटर में है ये इंक्लूड नहीं होगा. तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, y बिलोंग्स टू 0 to 1, बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड. तो आपका रेंज 0 से 1 आ गया. वैसे भी दिख रहा है डिनोमिनेटर हमेशा 1 एक ज़्यादा ही रहेगा, और दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं आ सकते. ये भी पॉजिटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर हमेशा एक ज़्यादा रहेगा. तो वैसे भी इसका आंसर 1 से ज़्यादा तो आना ही नहीं था. जैसे ऊपर अगर मान लो 1 करोड़ हो गया तो नीचे क्या होगा, 1 करोड़ 1 डिवाइड करोगे तो 1 के बहुत नज़दीक आता जाएगा. सो ठीक है सर, ऊपर एक्स स्क्वेयर नहीं होगा ना सर, ऊपर एक्स स्क्वेयर नहीं होगा मतलब मैं समझा नहीं. क्वेश्चन करना है, बनाना नहीं है. ऊपर एक्स स्क्वेयर नहीं होगा तो क्वेश्चन ये होगा, करो ये करो. ऊपर एक्स स्क्वेयर नहीं होगा तो लो करें इसको, तो ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा. ऊपर एक्स स्क्वेयर नहीं होगा तो ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा. इसका डोमेन या रेंज में देखिए कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, चेक करो. मैथ्स के स्टूडेंट में पेशेंस बहुत जरूरी है. मैं तो कई बार सोच रहा होता हूँ कि आप में से अभी मैंने देखा कि कोई डाउट पूछ रहा था तो इतना लंबी आप चैटिंग कर लेते हो, इतना लंबा डाउट पूछ लेते हो, 4-5 लाइन होगा तो मतलब 4-5 लाइन तक सर ने जो बोला वो तो आपने सुना ही नहीं. इसीलिए
सर से डिस्कस करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि आपको 5 दिन पढ़ाया करेंगे और 6th डे जो कि सैटरडे है, सैटरडे को आपको फुल डाउट ही पूछ लिया करेंगे, जो आपका मन कर रहा है। आप अभी भी इसमें टाइप ही कर रहे हो, ऐसे अपनी कॉपी में साइड में लिखते रहो कि क्या मेरा डाउट आ रहा है, जो आपका डाउट आ रहा है वो साइड में लिखते जाओ ताकि सैटरडे को आप पूछ पाओ, वरना ऐसे सिलेबस कैसे होगा बताओ। सो देखिए ये भी सही है, इतना मिनट पढ़ा और इतना मिनट डाउट लो, ये भी कोई बुरा नहीं है। y इज इक्वल टू दिस, तो डोमेन क्या है, डोमेन इज होल r, डोमेन पूरा r है। तो देखिए अगर डोमेन इस टाइप का हो तो आपको क्या करना है, रेंज के लिए फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x निकालना है, तो ये x में क्वाड्रेटिक बन गया, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू रियल है और किसी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, अगर y 0 नहीं है, इफ y इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, ये बन गया क्वाड्रेटिक। और x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √d/2a। और आप जानते हो अगर x को रियल रहना है, y की वो वाली वैल्यूज निकालनी है फॉर विच x इज डिफाइंड। x इज डिफाइंड मीन्स x मस्ट बी फ्रॉम रियल, और x को अगर रियल रहना है तो ये d को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। d मतलब b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 1 - 2y इंटू 1 + 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट नंबर लाइन पे करें प्लॉट, हाफ से बड़ा पुट करें, सपोज कीजिए 1 पुट किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और आप देख लीजिए आपका आंसर -½ से हाफ आ गया है। बट -½ और हाफ के बीच में जो आपकी y की वैल्यू आई है उसी के बीच में 0 भी है, तो चेक करना जरूरी है कि 0 y में आएगा कि नहीं, क्या कुछ पुट करके 0 आ सकता है कि नहीं, वो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो एक बार आपका आउटपुट क्या आया है, आपका देखिए आउटपुट क्या आया है स्टूडेंट्स, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वलिटी है, -½ to ½ बट स्टिल मुझे 0 वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या रेंज में 0 है, क्या x की कोई वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है। वैसे अगर आप 0 यहां रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर 0 आ रहा है। तो आप देख रहे हो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 implies y is equal to 0, that means y is equal to 0 is also in the range। तो y जब 0 नहीं था तो आपका आउटपुट -½ से हाफ तक रेंज आ रहा था। स्टूडेंट y जब 0 नहीं किया आपने y को 1 मिनट छोड़ दिया कि y 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बाद में चेक करेंगे, उसके अलावा सॉल्व किया तो आपको पता लग गया अगर y 0 नहीं है तो y -½ से हाफ तक की वैल्यूज लेता है। और आपने देखा x की कोई वैल्यू पुट करने पर y 0 भी आता है, यानी -½ और हाफ के बीच की सारी वैल्यूज आ गई। चेक कर लें एक बार। इस टाइप से आपको हमेशा एक पॉइंट, अगर क्वाड्रेटिक बन रहा हो तो एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा। चेक कर लो एक बार ध्यान से, ठीक है। एक बार ये चेक करें, x² + x + 2, x² + x + 1, राइट। रेंज में 0 भी होगा क्या, बिल्कुल होगा 0। क्लोज इंटरवल -½ to ½ है, बट मैं 0 चेक करना चाह रहा था, क्या y की वैल्यू 0 आ सकती है। तो मैंने डायरेक्ट यहां पुट करके देखा y की वैल्यू 0, आखिर x की किस वैल्यू के लिए आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x भी 0 ही आ गया। That means when we put x is equal to 0, we get y is equal to 0, and function is a machine in which input is called domain, और input 0 किया and output is called range, तो y बराबर 0 आया। तो रेंज में 0 आ तो रहा है, मैं आपको डोमेन का एक ऐसा पॉइंट दे रहा हूं जिसके लिए y बराबर 0 आ रहा है, तो रेंज में 0 हुआ कि नहीं। हाँ, नाउ ट्राई दिस वन।
फर्स्टली फाइंड इट्स डोमेन। वैसे पता है या तो इसका डोमेन आर अधिक से अधिक 2 पॉइंट हट सकते हैं। क्यों अधिक से अधिक 2 पॉइंट? इसके जो 2 रूट्स होंगे वही मैक्सिमम। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो हटेंगे, मैं तो बता रहा हूं क्योंकि अगर ये रैशनल फंक्शन है तो इसके डोमेन में सारे हर रियल नंबर होगा एक्सेप्ट ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच डिनोमिनेटर इज 0, जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डी बराबर रियल, डोमेन रियल। एक स्टूडेंट कह रहा है इसका डोमेन रियल होगा। डोमेन रियल का मतलब है, देखें डोमेन एफ, इसके रूट्स निकाले। और स्टूडेंट्स ये क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके रूट्स निकाल के देखिए माइनस ओमेगा और माइनस सॉरी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं। आप निकाल के देखिए ऐसा आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर 0 कब है? इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे 0 है। और हम यहां पर कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करते। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि रैशनल फंक्शन है। तो डिनोमिनेटर सिर्फ डोमेन से आप वही पॉइंट हटाओगे जहां डिनोमिनेटर 0 है, बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। सो डोमेन इज होल आर, and if domain is whole R, then find value of x in terms of y, and those values of y for which x is defined is your range. चेक करें। स्टूडेंट ये मैंने कैसे निकाला है? श्रीधराचार्य मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये वैसे हमें पता होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। x क्यूब माइनस 1 के फैक्टर होते हैं ये। और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसके रूट क्या आएंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के ऐसा आ रहा है। इसी को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/3। नाउ ट्राई दिस वन। 2 to infinity, एक बच्चे ने कहा है अब रेंज के लिए क्या स्टूडेंट? सेम टाइप के क्वेश्चन कितने करवा दिए बताओ? कल हमने अलग टाइप के रेंज देखे थे, आज मैं रैशनल फंक्शन पे बात कर रहा हूं। ऐसा क्या आएगा? प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वेयर। सो अगेन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और आप देखिए दिस वन इज अगेन क्वाड्रेटिक इफ y इज नॉट इक्वल टू 1। तो थोड़ी देर के लिए हम ये छोड़ देते हैं कि 1 रेंज में है या नहीं, मतलब y की वैल्यू 1 है कि नहीं, बाद में देख लेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे चेक करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम देख लेंगे कि कुछ पुट करके 1 आ रहा है कि नहीं। अगर y 1 नहीं है सो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इन x। इफ y इज नॉट इक्वल टू 1, इफ y अगर हम 1 की बात छोड़ दें केवल, क्योंकि आप देखिए आप अलग अलग पॉइंट पुट करते रहोगे, उन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो y की वैल्यू आती रहेगी वो सब रेंज में आएगी। बट आप ऐसे कितने पॉइंट पुट कर लोगे? बट आप एक पॉइंट को तो आप छोड़ ही सकते हो जिसके लिए आप बाद में चेक कर लोगे कि y आखिर 1 कब आ रहा है।
बाकियों के लिए चेक कर लें, अगर y 1 नहीं है दिस वन इज क्वाड्रेटिक इन x, और x जो कि क्वाड्रेटिक है उसके रियल रूट के लिए, उसकी रियल वैल्यूज के लिए d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल x। आप लिख सकते हैं फॉर रियल x, फॉर रियल x d should be greater than equal to 0. What is d? b square minus 4ac. So y minus 1 minus 4 times y minus 2 greater than equal to 0. y minus 1 y माइनस 4y माइनस 3y प्लस 7, तो इसके रूट्स आए 1 एंड 7/3। 7/3 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अभी आपका आंसर है 1 से 7/3, बट 1 की बात नहीं हो रही है। और अब हम देख लेंगे कि 1 इंक्लूड है कि नहीं। क्या y की वैल्यू 1 आती है? अगर y की वैल्यू 1 रखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि अबसर्ड है, मतलब जो नहीं हो सकता। तो 1 आएगा ही नहीं रेंज में कभी, तो 1 रेंज में नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ गया? ओपन क्लोज इंटरवल 1, 7/3। ओके स्टूडेंट, चीजों को आराम से करो, कुछ भी नहीं है। सो चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, देखते हैं क्या करते हो आप। फाइंड इट्स रेंज। हाँ सर, कर्व रोंग है। कौन सा कर्व? अच्छा, वेरी गुड। ऐसी ऐसी बातें करो ना तो अच्छा लगता है, कि तुम्हें पता ही लग जाए कि टीचर ने नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैन इज मॉर्टल, इंसान गलतियों का पुतला है। सुना होगा आपने, 8th क्लास में पढ़ा था मैंने। सो करें इसे एक बार, इसका रेंज निकाल के देखें। पहले मुझे इसका डोमेन बता दो। जरा अच्छे बच्चों की तरह इसका डोमेन बता दो। खुद लिखा है, उम्मीद है कि ठीक ही बना होगा। डोमेन पूरा आर बोल रहे हैं कुछ बच्चे।
अरे आर की तो लाइन लगा दी तुमने, तो आर ही होगा शायद। देखिए इसको डिफाइंड होने के लिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या है फंक्शन 3x² + 4x + 5। अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि ये कब 0 से बड़ा है कब 0 से छोटा है, क्योंकि जब ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और इसके रूट्स क्या आएंगे, x = -b ± √d b² - 4ac / 2a। और आप देख लीजिए x के दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, बोथ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसके दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हैं, और अगर किसी फंक्शन के किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। याद है ना, अगर a 0 से बड़ा है और d नेगेटिव है, a 0 से बड़ा है मतलब अपवर्ड पैराबोला, d नेगेटिव है मतलब बोथ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। दोनों रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो रियल लाइन को एक बार भी नहीं काटेगा, और रियल लाइन को एक बार भी नहीं काटेगा तो fx इज ग्रेटर देन 0, यानी दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x। आप x कुछ भी पुट कर दीजिए, ये वाला फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। और अगर लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी अगर हर x के लिए 0 से बड़ी है, मतलब लॉग हर x के लिए डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, सो योर डोमेन इज होल R। बिल्कुल सही। नाउ कम टू रेंज। रेंज निकाल दें एक बार अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। log ½ इन्फिनिटी की 12, log 12 इन्फिनिटी लिखा कि नहीं, R प्लस किसने लिख दिया भाई, R प्लस नहीं स्टूडेंट, ये नहीं है log x। ये आपने वही गलत बात कर दी जो कल की थी। कल ऐसा था, कल मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा था और मैंने इसका रेंज पूछा था, तो स्टूडेंट ने कहा सर ये तो x, आपको कैसे पता लगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वो मैंने ऐसा कहा था, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, या व्हेन एवर x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर x तो चाहे कुछ भी हो, बट 3⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस इस रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x चाहे आपने कुछ भी पुट कर दिया, बट ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, जैसे यहां पर पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस इस रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन एवर दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो यहां पर भी वही है, बेशक लॉग के अंदर जो x होता है दैट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू, बट यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट करे, लॉग के अंदर x होना पुट हो रहा है, लॉग के अंदर तो क्या कर रहे हो पुट, 3x² + 4x + 5, जो कि हर x के लिए पॉजिटिव ही दे रहा है। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अगर रियल होते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और a 0 से बड़ा हो तो fx हमेशा 0 से बड़ा ही रहता है। स्टूडेंट उसको वो रियल लाइन को एक बार भी नहीं काटता। इसका रेंज निकालें। अभी एक बच्चे ने कुछ आंसर दिया है, दो स्टूडेंट्स ने सेम आंसर दिया है। देखो एक तो लॉग का अपने को ग्राफ पता है, मैं दो तरीके से निकालने की कोशिश करता हूं। बहुत ज़्यादा मुझे रेंज चाहिए नहीं, मगर मैं फिर भी ठीक है थोड़े बहुत क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डोमेन करा दिया था तो मैंने कहा चलते रेंज भी बता दूं। अब आप सुने, फाइंड x in terms of y, पहला मेथड, मेथड 1। (3x² + 4x) सो ये तो पहले ही नॉन जीरो है 3 तो। सो अब मैं क्या कहूंगा, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x, सॉरी y फॉर विच x इज डिफाइंड। तो x डिफाइंड कब होगा, फॉर x टू बी डिफाइंड। fx को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b² - 4ac।
16, 4 को हटा दिया, 15, 3 e raised to power y, e raised to power y, दोनों साइड ln लगाया, log बेस e लगाया, और log बेस e इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर दोनों साइड log बेस e लगाया तो जो बड़ा है वो अभी भी बड़ा ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, स्मॉलर इनपुट का स्मॉलर आउटपुट, लार्जर इनपुट का लार्जर आउटपुट। तो e रेज टू पावर y बड़ा था तो उसका आउटपुट बड़ा आया, छोटा था इसका आउटपुट छोटा आया। सो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सो आपका आंसर है ln 11/3 टू इन्फिनिटी। ये मेथड 1 है। दूसरी बात है, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, स्टूडेंट सेकंड मेथड की बात करूं तो देखिए, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम इसका ग्राफ जानते हैं log बेस e का, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या है, बस मुझे ये पता लग जाए कि log के अंदर यानी सबसे छोटी पॉइंट पुट करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सबसे बड़ा पॉइंट पुट करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो बेसिकली मैं देख लूं इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। इसकी सबसे छोटी वैल्यू, मान लो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 5 होती है तो log 5 सबसे छोटा है। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 100 होती है तो log 100 सबसे बड़ा है। क्योंकि log के अंदर अगर आप सबसे छोटी वैल्यू 5 और सबसे बड़ी 100 पुट कर रहे हो तो log 5 से लेके log 100 तक जाएगा। तो केवल और केवल, क्योंकि log इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉन्टिन्यूस तो है ही, कॉन्टिन्यूस तो है, बस छोटी वैल्यू पता लग जाए, बड़ी वैल्यू पता लग जाए, कॉन्टिन्यूस है, सारी वैल्यू लेता जाएगा। छोटी वैल्यू सबसे छोटा पुट करोगे, छोटी वैल्यू बड़ा पुट करोगे, बड़ी वैल्यू, बिकॉज दिस वन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे केवल और केवल ये देखना है, तो मैं एक बार इसको इतने को रब कर देता हूं यहां तक। अब आप देखें तो इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कहां मिलती है, ये कुछ इस टाइप का होता है। x को 0 पुट किया, y 5, सबसे छोटी वैल्यू जिस पॉइंट पे मिलती है वो होती है -b/2a, एंड मिनिमम वैल्यू होती क्या है, मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a। स्टूडेंट व्हाट इज d? b² -4ac अपॉन 4a। तो क्या बना ये 44/12 11/3। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी 11/3। आप x में तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, बट जो मर्जी पुट करते रहो सबसे छोटा वैल्यू आएगी 11/3, और log के अंदर तो 11/3 पुट होगा। आप चाहे x को 2 पुट करो, चाहे x को 5, आप x को 2 पुट कर रहे हो तो log के अंदर 2 थोड़ा जा रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो क्या जा रहा है, 4 3 12, 12 + 8, 8 + 5 जो भी आया 25। तो आप log 25 कह रहे हो, ना कि log 2 कह रहे हो। पुट तो आपने 2 किया है, बट log के अंदर तो वो 25 गया ना। इसी टाइप से log के अंदर जितनी भी वैल्यूज जाएंगी उनमें सबसे छोटी वैल्यू है 11/3, और सबसे बड़ी वैल्यू, अब ये ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये तो एंड में कहाँ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। एज एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई, log 11/3, एंड log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। So this will be your answer जी। अभी तक मेरा फेवरेट रिप्लाई नहीं मिला, अपन इतनी देर से मैं आ रहा हूँ, फेवरेट रिप्लाई नहीं आया अभी तक। रिपीट, ओ आ गया, एंड थिंक अबाउट द डेविल एंड हियर इट इज। और सोच ही रहे थे कि अभी तक रिपीट वाला नहीं आया है कोई कमेंट, और कमेंट आ चुका है, सर रिपीट इट। कौन सा वाला रिपीट करूं प्रद्युमन? सेकंड मेथड रिपीट, ये तो रोतेश ने कहा है। प्रद्युमन आपको कौन सा करूं? सेकंड, ओके डन। चलो सेकंड मेथड कर लेते हैं। अब आप देखो
स्टूडेंट मैं लॉग इसको रब कर दूं, पहले फर्स्ट को थोड़ा स्पेस के लिए रब कर दूं इसे। अगर नोट कर लिया है तो मैं रब कर रहा हूं। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्टूडेंट देखिए, एक मेथड तो जैसा हम अभी तक हमेशा करते थे, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, उस तरीके से तो हमने सॉल्व कर दिया था, आपने निकाल लिया। बट यहां पर लॉग का आपको ऑलरेडी ग्राफ पता है, वेल नोन ग्राफ है लॉग का। ऐसा लॉग में कुछ नहीं लिखा, तब तक हम बेस ई मान रहे हैं। कुछ लॉग का ग्राफ ऐसा है। अगर सपोज करो मेरा फंक्शन ऐसा होता और आपको डोमेन दिया जाता 3 to 5, आपको डोमेन बोला जाता 3 to 5, तो अब आपसे बोला जाता कि इसका रेंज निकालो, तो आप क्या कहते? सर क्योंकि देखिए लॉग तो इंक्रीज करता है और ये पूरा इंटरवल भी दे रखा है, तो अगर कोई इंक्रीज करे तो सबसे छोटे पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू और बड़े पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू। सर ये देखिए इसका डोमेन ऐसा आ जाएगा, रेंज ऐसा आ जाएगा। सर ये देखिए इसका रेंज ऐसा आने को तैयार है, क्योंकि अगर आप इंटरवल पुट करते हैं तो सबसे छोटे पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़े पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर फंक्शन डिक्रीज करे तो आप देख सकते हो छोटे पे बड़ी वैल्यू, बड़े पे छोटी वैल्यू। ऐसा ही तो नेचर होता है। तो अब मुझे इतना जरूर पता था कि लॉग के अंदर कुछ भी पुट करो, छोटी चीज पुट करोगे छोटा आंसर, बड़ी पुट करोगे बड़ा आंसर। अरे लॉग के अंदर, मैंने एक्स के अंदर नहीं कहा, एक्स में तो कुछ भी पुट करो, लॉग के अंदर यहां क्या पुट हो रहा है, क्वेश्चन वो है। तो मैंने देखा ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आती है -b/2a पुट करके। क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा भी था। ऐसा सबसे छोटी ये तो पता है ना, ये तो मैं करा चुका हूं, वरना पुराने लेक्चर देखना स्टूडेंट, ये मैं करवा चुका हूं। सबसे छोटी वैल्यू जिस पॉइंट पे आती है -b/2a, यानी -2/3। हाँ ये ग्राफ मतलब ऐसा बन जाएगा, ऐसा ना बनते हुए ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, -b/2a। -b/2a पे सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू थी क्या, -2/3 पुट करके देख लो, वो बनी थी 11/3। तो इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू 11/3 है और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी। तो लॉग के अंदर जो सबसे छोटी चीज पुट हो रही है वो 11/3 पुट हो रही है और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या आ गया, log 11/3 से log इन्फिनिटी। मैं लिख ही देता हूं इन्फिनिटी, कोई बात नहीं। तो आपका क्या आ गया, ln 11/3 इन्फिनिटी। हाँ अब ठीक है। हाँ प्रद्युमन ठीक है, मान के चल रहा हूं। प्रद्युमन ने अब कुछ नहीं बोला, मतलब यस सर है। कुछ नहीं बोलते तो मैं मान लेता हूं, और एक दो बच्चे यस करते हैं, फिर मैं बड़ी जल्दी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने थोड़ा सा कहा था कि हम एक बार पेरियोडिक फंक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। पेरियोडिक फंक्शन देखें, मुझे केवल और केवल स्टूडेंट इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि जहां पर डबल इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट हो गया वहां तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहां तो मुझे कर्व्स कैसे बनते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एरिया, वॉल्यूम, लेंथ कुछ भी निकालना हुआ, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ सकती है। पेरियोडिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, पेरियोडिक फंक्शन की तो अपने को पता होना चाहिए। एक इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि फंक्शन कोई, मैं ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन सब की। खैर पेरियोडिक फंक्शन तो लिखें
इसे हिंदी में कहते थे आवर्ती फलन। अ फंक्शन f(x) is said to be periodic function. A function f(x) is said to be periodic function with period k if there exists a smallest positive real number k, if there exists a smallest positive real number k such that f of x plus k is equal to f of x for all x comma x plus k belongs to domain. स्टूडेंट्स, ऐसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर को, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर k को हम पीरियड कहते हैं अगर किसी भी x में वो k पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू अपने आप में रिपीट कर जाए। जैसे कि हेयर k शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। आप वो किस x में पुट कर रहे हो, इससे k इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि आपने ये घड़ी देखी होगी, क्लॉक देखी है आपने। अब आप देखिए कि जो सेकंड वाली सुई होती है ना, इसका पीरियड होता है 1 मिनट। इसका पीरियड होता है 1 मिनट। कैसे? अगर आप 2 पे देख के जाओगे तो 1 मिनट बाद आना वापस 2 पे ही दिखेगी। 5 पे देख के जाओगे तो 1 मिनट बाद 5 पे ही दिखेगी, और 10 पे देख के जाओगे तो 1 मिनट बाद 10 पे ही दिखेगी। उसको x से कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा x चूज कर रहे हो। हमने तो वो सबसे स्मॉलेस्ट k दे दिया, जिसके बाद अब हर x के लिए, जिसके बाद अब हर x पे उसे ऐड करने पर वो चीज़ अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगी। जैसे मिनट की सुई जो है उसका पीरियड होता है 1 घंटे। मिनट की सुई अगर आप 3 पे देखोगे तो 1 घंटे बाद 3 पे ही दिखेगी। इसी टाइप से जो हमारे पास घड़ी होती है उसमें आर जो होती है, आर वाली जो सुई होती है, आर का मतलब जो घंटे वाली सुई होती है, वो 12 घंटे बाद वहीं दिखेगी। अब ये AM PM मत कहना, हम तो जो बात कर रहे हैं वो समझो, ठीक है ना। जैसे हम अब ग्राफ देख चुके हैं, हमें साइन x का पीरियड पता है। आपको साइन x का पीरियड पता है। देखिए साइन x का ग्राफ हमने ऐसा बनाया था। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π। और आप देखिए, चाहे आप कह सकते हो स्टूडेंट, देखिए अगर मैं कहूं हाफ कब आता है तो आप कहोगे सर हाफ π/6 पे आता है, यहां भी हाफ आता है, इस पॉइंट पे भी हाफ आता है। सर ये तो 2π नहीं है। भाई ठीक है, आपने π/6 पे वैल्यू हाफ आई, उसके बाद पाई से पहले ही एक पॉइंट मिल गया हाफ आई, बट ये जो अब आपकी लेंथ है ये हर x के लिए काम नहीं करेगा। अगर ये लेंथ इतनी है, π/2 पे वैल्यू 1 आ रही है, अब सेम इतनी ही लेंथ के बाद दोबारा 1 थोड़ी ना आ रही है। वो स्मॉलेस्ट के जिसके बाद फंक्शन हर x के लिए रिपीट कर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट स्मॉल। जैसे यहां पर पीरियड है 2π, ये देखिए तभी 2π के बाद, और हम ऑलरेडी ग्राफ सारे बना चुके हैं तो इसका पीरियड 2π है। और अगर बाय डेफिनेशन इसको करना हो स्टूडेंट, ये आप रियल में पढ़ोगे, फिर भी हमें जिनके पीरियड्स की जरूरत है मैं उन तरह कर लेता हूं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए f(x) इज इक्वल टू साइन x, फिर भी बेस यही है जो हम करा रहे हैं। देख लो एक बार, आप करोगे तो ऐसे ही करेंगे साइन x। तो क्या है, लेट k बी पीरियड, लेट k बी इट्स पीरियड। तो f ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू f ऑफ x। स्टूडेंट वॉल्यूम सही आ रहा है? एक स्टूडेंट का कॉल आया अभी की आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? वीडियो सही आ रही है? वीडियो
स्टूडेंट रिप्लाई कर दें, यस सर, ओके, थैंक यू। एफ ऑफ एक्स प्लस के दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स प्लस के माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन का पीरियड 2 पाई होता है। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी, अब ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रहने चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज होंगे आपके ये फॉर्मूलाज जो हम बचपन में पढ़ते थे, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूले याद ना हो तो कई स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते, तो वो ऐसा कर लें, साइन साइन या प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे कहीं हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, कोई रूल सा निकाल लेते थे, वैसे ही ऐसे सारे चोर चले सिडनी चोरी चोरी सबके सामने। सारे चोर चले सिडनी चोरी चोरी सबके सामने। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सबके सामने जाएंगे तो मार पड़ेगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, माइनस लगा दो इसलिए, मतलब वैसे ही बस। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b माइनस 2 sin a sin b cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ओके स्टूडेंट्स, सारे चोर चले सिडनी। ब्लर दिख रहा है सर, तो sin c माइनस sin d क्या है? 2 cos c प्लस d बाई 2। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस साइन सी माइनस साइन डी इंटू साइन 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 c माइनस डी, एक्स एक्स कट गया। अब इसको 0 पुट करोगे तो जो k की वैल्यू है वो x की फॉर्म में आएगी, बट दैट k मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अब आप देख लिए, साइन k बाई 2 को 0 पुट करेंगे। साइन 0 कब होता है? n पाई पर, वेयर n इज इंटीजर। अब आप देखिए k क्या आ गया? 2n पाई, वेयर n इज इंटीजर। तो n को अगर 0 पुट करोगे तब तो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आएगा। n को जब 1 पुट करते तब सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा जो कि 2 पाई है। अगर बाय डेफिनेशन जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो पीरियड बेसिकली ऐसे निकाला जाता है। फंक्शन का पीरियड बेसिकली ऐसे निकाला जाता है अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो। अदरवाइज अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज है तो अपना काम हो जाएगा कि फंक्शन का पीरियड कैसे निकाला जाता है। अदरवाइज लाइंस पे जाया जाए तो ऐसे निकालने का तरीका है। रिपीट किया, देखो एक बार क्या किया मैंने। क्या नहीं पता लगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है। एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस के क्या हुआ? ये रहा। एफ ऑफ एक्स क्या? ये रहा। इसको इधर ले आए, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला होता है 11th-12th में, फिर भी मैंने यहां बता दिया। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 cos c प्लस डी 2x प्लस के बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से k जो है वो x की शक्ल में आ जाएगा, मगर k तो x से स्वतंत्र होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं है कि आपने सेकंड वाली सुई 2 पे देखी है कि 5 पे देखी है। और साइन 0 कहाँ होता है? n पाई पे होता है। ये हम साइन में ऑलरेडी ग्राफ में कर चुके हैं, तो यहाँ से करोगे 2n पाई आ गया। अब n की अलग अलग वैल्यूज के लिए जो k आएगा सबसे छोटा कब आएगा? 2 पाई पे, क्योंकि n को 0 पुट करेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं। 0 इज नॉट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और जब मैं इसमें 1 पुट करूंगा तब सबसे छोटी वैल्यू आएगी 2 पाई। हाँ अब बोलिए, अब ठीक है संदीप?
संदीप, सो और इसी के चलते हमने कुछ चीज़ें और देखी थी, इसी के चलते हमने स्टूडेंट कुछ चीज़ें और देखी थी, जैसे सर इसीलिए दो चीज़ें की जा रही है कि एक में आप कूल माइंड होके आराम से करो, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। अब आप देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अपने को इसका ग्राफ पता था, बताया मैंने। -1 से 1। एक हमने बनाया एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स। ये क्या करता है? 2 मल्टीप्लाई करने से, 2 मल्टीप्लाई से ये ग्राफ को मैग्नीफाई कर देता है। 2 मल्टीप्लाई करने से ग्राफ का क्या हुआ? पहले 0 पे 0 आ रहा था, अब भी 0 पे 0। पहले π/2 पे मैक्सिमम 1 आ रहा था, अब 2 आएगा। पहले पाई पे 0 आ रहा था, तो ये बनेगा 2 और -2। और आप देखिए दोबारा 0 कब आ रहा था? 2 पाई पे। मिनिमम कब आ रहा था? 3 π/2 पे, जो कि क्या आ रहा था? -1। अब -1 की जगह -1 × 2 -2 हो गया। तो इसने ग्राफ को बढ़ा दिया, मैग्नीफाई करता है ये ग्राफ को। बट अगेन पीरियड पर कोई असर नहीं हुआ। ये लेंथ तो 2 पाई की 2 पाई रहेगी ना। जिस इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट रिमेन्स सेम। वो 2 पाई की 2 पाई रह गई। यानी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से फंक्शन के पीरियड पर कोई असर नहीं होता है। ध्यान से देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। ये मैंने सब कराया हुआ है। अगर साइन एक्स प्लस 2 कह रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? साइन एक्स की जो फंक्शन एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो साइन एक्स आएगा, उसकी वैल्यू में 2 ऐड किया गया है। अब उसकी वैल्यू में 2 ऐड करोगे तो देखिए, ये डॉटेड बना रहा हूं, ये रहा साइन, ये रहा π/2, ये रहा पाई। अब आप देखें, पहले 0 पे 0 था, अब 0 पे क्या है? 0 + 2, ये रहा 2। पहले π/2 पे मैक्सिमम 1 था, अब π/2 पुट करेंगे तो 1 + 2 3, π/2 पे अब आ रहा है 3। पहले पाई पे 0 था, अब 0 + 2। पहले 3 π/2 पे -1 था, -1 + 2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? ऊपर उठ गया। बट अगेन 2 पाई लेंथ के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। इसने क्या किया? इट शिफ्ट्स द ग्राफ a यूनिट अपवर्ड। इसने ग्राफ को a यूनिट अपवर्ड करने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नीचे खड़ा होऊंगा तो भी वही हाइट है, यहां खड़ा हो गया तो भी तो वही हाइट है, वो तो सेम। ये इंटरवल नहीं चेंज हुआ, इसी के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगेन पीरियड बिकम्स 2 पाई। तो ना ही कुछ a मल्टीप्लाई करने से, ना ही एफ एक्स में a ऐड करने से फर्क पड़ा। 4 देखें, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, एंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ब्लू वाला, हाँ तो ब्लू वाला तो दिखाना नहीं है ना, ये तो साइन एक्स है, इसके ऊपर उठ गया है। वो साइन एक्स बनाया है, मैंने ये बताया कि यहां तक 1 वैल्यू थी, यहां -1। 2 यूनिट होने के कारण पहले 0 पे 0 आ रहा था, अब 0 पे 1 नहीं, 0 पे 2 हो गया है। ग्राफ ऊपर उठ गया है। अब आप देखिए, -π/4 पुट करके क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? पहले 0 पे 0 था, -π/4 पे 0 है। पहले मैक्सिमम π/2 पे था, अब π/4 पुट करके मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। पहले 0 था पाई पे, साइन पाई 0 था, अब 3 π/4 पे ही वो काम हो जा रहा है।
तो पहले जो काम पाई पे हो रहा था अब पाई से पाई बाय 4 यूनिट पहले हो रहा है, तो इसने पूरे ग्राफ को पाई बाय 4 यूनिट पीछे कर दिया, बट ग्राफ तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा ना, इधर ना हो के थोड़ा इधर हो गया है, बट स्टिल पीरियड बिकम सेम। यही लेंथ है जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर देगा। तो पीरियड पे अभी भी कोई असर नहीं हुआ। तो अगर कोई आप फंक्शन जानते हो उसमें एंगल में कुछ मल्टीप्लाई ऐड कर दिया तो भी पीरियड पर कोई असर नहीं होने वाला है। अगर एंगल में कुछ मल्टीप्लाई कर दें पहले 0 पे 0 था, अब भी 0 पे 0 है। पहले मैक्सिमम पाई बाय 2 पे था, अब पाई बाय 4 पुट करोगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 ही होता है, तो पाई बाय 4 पे ही वो मैक्सिमम मिल गया है। पहले दोबारा 0 पाई पे था, अब पाई बाय 2 पे ही काम हो रहा है। पहले दोबारा 0 2 पाई पे था, जो 2 पाई जो कि अब पाई पुट करके ही आ रहा है। तो अब आप देखिए जो काम पहले 2 पाई पे हो रहा था अब उतना पाई पे हो जा रहा है। इट श्रिंक्स द ग्राफ, श्रिंक कर रहा है ग्राफ को 2 यूनिट्स। इसने पहली बार पीरियड पे असर डाला। श्रिंक्स द ग्राफ 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ को श्रिंक करता है और इसी से पहली बार पीरियड पर असर होता है। प्लीज सर फिल कीजिए। ओके ब्लू है। मार्कर रख दो इधर। लो इंक फिल कर दिया, प्लीज बोल रहे हो तो। सो पीरियड पे केवल और केवल आप देख रहे हो इसका फर्क पड़ रहा है। ये ग्राफ को श्रिंक करता है अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्टूडेंट हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ देख लिए हैं और अगर मुझे स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ पता है तो आपको ऑलमोस्ट अप टू इंटीग्रेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और जब अब आप पीरियड्स पढ़ोगे, फंक्शंस पढ़ोगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। पीरियड्स और ये फंक्शंस, if period of fx is p, then अगर fx का पीरियड p है तो f of x प्लस a का पीरियड p होगा, a इंटू एफ एक्स का पीरियड p होगा, f of x प्लस a का पीरियड P होगा, f ऑफ ए एक्स का पीरियड P अपॉन मॉड ए होगा। मॉड ए क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता पीरियड। कहीं मान लो -2 मल्टीप्लाई कर दिया तो भी पीरियड तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर इज कॉल्ड पीरियड। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइन ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 4 इंटू 5 का जो पीरियड होगा
दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू पाई। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पाई हो जाएगा। इसका पीरियड पाई हो जाएगा। मतलब साइन एक्स का पीरियड कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा भाई? साइन एक्स का पीरियड कांस्टेंट क्यों रहेगा? 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा ना। कांस्टेंट क्या होता है? ब्लू में ब्लू डालना। हाँ ओके। तो स्टूडेंट देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास फंक्शन ऐसे हो, कुछ फंक्शंस उनके पीरियड्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, इनके पीरियड होते हैं 2 पाई। ये हमने ऑलरेडी ग्राफ में सारे देखे हुए हैं, ये सारे ग्राफ में हमने देखे हुए हैं कि नहीं? हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप बोलो किसी का भी अभी ग्राफ देख लो, और वैसे भी रेसिप्रोकल करने से पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कोसिकेंट तो दोबारा तभी रिपीट करेगा जब साइन दोबारा रिपीट करेगा, क्योंकि कोसिकेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन, और साइन अपने आप को बार बार हर एक्स के लिए रिपीट 2 पाई के बाद करता है। सेकेंड, tan x cot x, इनका पीरियड पाई था। चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड कर्व, जो 6 कर्व हमने बनवाए हैं स्टैंडर्ड कर्व। होपफुली एक बात क्लियर है अपने को। थर्ड वन, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होता है। देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर कैसा होगा? ये रहा साइन, साइन ये रहा, 0 पाई बाई 2 पाई और ये 2 पाई। अगर मैं साइन स्क्वायर कहूं, अब आप देखिए साइन स्क्वायर कैसा होगा। साइन स्क्वायर में 0 पे साइन भी 0 था, ये भी 0 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। 0 पे ये भी 0 था साइन एक्स, और ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि स्टिल 0 रहेगा। अब देखिए पाई बाय 6 पे क्या होगा? पाई बाय 6 पे साइन एक्स तो था हाफ, बट ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। इसी टाइप से पाई बाय 2 पे ये 1 था, ये 1 का स्क्वायर, तो ये रहा साइन स्क्वायर एक्स। ये जो ब्लैक है, अब आप पाई बाय 2 के आगे जाएंगे तो भी आप देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर उतना ही छोटा हो जाता है, जैसे हाफ बड़ा होता है और हाफ का स्क्वायर छोटा होता है। तो ये रहा ब्लैक, ब्लैक जो कि ब्लू से नीचे लिखा है, ब्लू से नीचे ड्रॉ हो रहा है। अब आप देखिए पाई के आगे गए, पाई के आगे आपने पाई प्लस पाई बाय 6 डाला साइन में, जो कि 7 पाई बाय 6 था। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस हाफ, माइनस हाफ का स्क्वायर किया, ये हाफ ना आके 1/4 रह गया। मतलब एक्चुअल में मॉड साइन एक्स तो ऐसा होता, थोड़ा ऊपर से आता, जैसा नीचे है एग्जैक्टली वैसा ऊपर, वही नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता, बट स्क्वायर होने के कारण ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस। बट स्टिल ग्राफ, रफ ग्राफ देखोगे तब तो वैसा ही दिखेगा, स्क्वायर होने के कारण ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। और आप देखिए ये लेंथ कितनी है, ये पाई तो है, पाई के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। इसी टाइप से अगर हम tan को देखें
स्टूडेंट साइन स्क्वायर जब रिपीट करेगा कोसिकेंट स्क्वायर तो तभी रिपीट करेगा ना, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और जिस दिन साइन स्क्वायर की वैल्यू सेम आ गई तो कोसिकेंट स्क्वायर की तो सेम आएगी। अब आप देखिए अगर tan स्क्वायर की बात करते हैं, ये रहा tan, आप ऐसे बनाते हैं। वीडियो क्लियर आ रहा है? ये 2-3 फोन आ गए हैं, 2-3 फोन आ गए हैं। क्लियर है? एक स्टूडेंट साइन एक्स स्क्वायर कह रहा है, स्टूडेंट ये पेरियोडिक नहीं होता, ये अपनी मर्जी से कैसा भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं कैसे कह रहा हूं, अच्छा पहले ये बना देता हूं, पहले तो बात करूं उस पर। tan x, ये रहा tan x का कर्व, ये रहा tan x का कर्व। अब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, देखो अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो -π/2 और ये -π/2। पहले 0 पे 0 था, अभी भी 0 पे 0 है। पहले π/4 पे 1 था, अब π/4 पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 होगा, मगर 0 से π/4 तक tan 0 और 1 के बीच में होता है। अरे tan 0 0, tan π/4 1, 0 से 1 है ना, 0 से π/4 के बीच में, और उसका स्क्वायर करोगे तो छोटा आएगा, मतलब ये इसके नीचे से जाएगा कर्व, कुछ ऐसा। बट जैसे ही आप π/4 से आगे जाते हो तो tan की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, और tan की वैल्यू 1 से बड़ी तो स्क्वायर और ज्यादा बड़ा, वो यहां से ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर आपका ये tan है तो tan स्क्वायर ऐसा होगा नीचे से, फिर ये ऐसे ऊपर, बट दिखेगा बिल्कुल वैसा। अब ये देखो, ये है नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जैसा इधर। और tan स्क्वायर वैसे भी x की जगह -x डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए x की जगह -x डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि tan और -x होता है -tan x, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन है तो कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। और मजे की बात है, ये देखिए पेरियोडिक हो गया, क्योंकि अगले वाले ब्लॉक में दोबारा ऐसा, बट ये लेंथ तो पाई रही ना, -π/2 और π/2 के बीच में हर बार ऐसा दिखेगा आपको tan स्क्वायर का, बट दिस लेंथ इज कॉल्ड पीरियड, दिस लेंथ इज कॉल्ड पीरियड, ऐसे ये लेंथ पीरियड होगी। ठीक है स्टूडेंट, और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो सर ग्राफ थोड़ा बड़ा ड्रॉ कीजिए। ओके लक्ष्मी, ठीक है, कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा बार बार याद दिलाना पड़ेगा आपको मुझे। ये आपकी शिकायत नहीं है, ये बहुत अरसे की शिकायत है, ये जेन्युइन शिकायत है, तो बीच बीच में याद दिलाते रहना। सो रब कर दूं, रब करूं ताकि मैं यहां लिख पाऊं। एक बार इसको खुद ऑब्जर्व कीजिए। चेक कीजिए, एक बार ऑब्जर्व कीजिए, खुद बनाइए, रब बना के देखें।
देख लिया इसको, डन सर। मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स। सो स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, कॉस स्क्वेयर एक्स का, सॉरी साइन स्क्वेयर एक्स का, और कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा मॉड साइन एक्स का। मैंने अभी आपको ग्राफ बनाने को कहा है। इसमें शार्पनेस दिखेगी, इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस दिखेगी। अच्छा ये देखिए, इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा जब आप पढ़ोगे डिफरेंशिएबिलिटी, और ये डिफरेंशिएबल रहेगा। अब आप देखें एक चीज स्टूडेंट्स, जब आपने ठीक है 0 से पाई तक बना दिया था, जैसा भी बना होगा आपका, अब उसके बाद बनाने लगे थे तो साइन एक्स ऐसा था। मॉड में तो क्या था, आप पाई से लेकर 5 पाई बाय 6 तक गए, पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 तक गए। तो 7 पाई बाय 6 में वैल्यू -½ थी, तो मॉड लगते ही हाफ हो गई थी, जबकि स्क्वायर होते ही 1/4 हो गई थी। तो आपको इतने x यूनिट चलने पर एक बार वैल्यू लेनी है इतनी हाई, और एक बार इतना x यूनिट चलने पर वैल्यू इतनी लेनी है। तो देखिए एक तरफ तो यहां पर शार्पनेस आनी लाजमी है, और एक यहां पर जैसा आपने गाड़ी चलाई होगी कभी, जैसे मान लो टर्न करते हो, आप टर्न करते हो जिस हिसाब से, मान लो एक रोड वर्टिकल जा रही है और एक हॉरिजॉन्टल जा रही है, अगर आप इस टाइप से ये मुड़ते हैं तो यहाँ स्मूथनेस है। बट इन केस अगर आपको शार्पनेस चाहिए, तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी जा रही है और आपको ऐसे कामयाबी मिलती है, तभी तो शार्पनेस आती है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप ऐसे आते हो तो इसके बाद ग्राफ अचानक ऐसा है, कुछ ऐसा, बिल्कुल अचानक उतना ही एक्स लेने पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हाइट हो जाती है मॉड साइन एक्स में, और जबकि यहां पर वो हाइट कम होती है ड्यू टू स्क्वायर, तो वो थोड़ी सी स्मूथनेस दिख जाती है, कुछ ऐसा। अगर आप इसको एनलार्ज करो, ऐसे मोबाइल में करते हो ना, अगर इस टाइप से करके देखो तो यहां तो ऐसे शार्पनेस दिखेगी, यहां ऐसा दिखेगा ग्राफ। अदरवाइज फिगर देखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, इसमें डिफरेंशिएबल रहेगा, बट अगेन ग्राफ की लुक वैसी की वैसी आएगी। तो अगेन पीरियड इज पाई, पीरियड इसका क्या रह जाएगा, पाई रह जाएगा। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, ओके, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं। अच्छा देखें, इसका पीरियड हमने इसको कर लिया था, इसका पीरियड 1 होता है, इसका ग्राफ देख लिया था हमने, हर 1 के बाद अपने आप को रिपीट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हम ऐसा लिखते हैं, आप ग्राफ भी देख सकते हो, हर इतने यूनिट के बाद ग्राफ ऐसा होता है ना, ये देखो हर 1 के बाद वैसा का वैसा, यहां से देखो तो भी ऐसा,
वो बिल्कुल उस टाइप का। और अदरवाइज चेक करना चाहते हो, अब देख लीजिए 1.2 पे क्या वैल्यू आती है, 1.2 पुट करो, 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 क्या होता है 1, 1.2 माइनस 1 इज 0.2, और मैंने कहा है हर 1 के बाद इसका पीरियड 1 है, तो 2.2 पे चेक करके देख लो, 2.2 माइनस 2 इज अगेन 0.2, 3.2 पे चेक करके देख लो, 3.2 माइनस 3 इज अगेन 0.2, हर 1 के बाद इसकी वैल्यू सेम आनी है। जो एक बार एक पॉइंट पर आ गई उसमें 1 1 ऐड करता रहूंगा तो भी वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। कांस्टेंट फंक्शन इज पेरियोडिक। स्टूडेंट, पेरियोडिक फंक्शन का फ़ायदा होगा हमें जब हमें पता लगेगा कि हमें जब एरिया निकालना होता है और कर्व अगर पेरियोडिक है तो एक ब्लॉक का एरिया निकाल दीजिए, बाकियों का सेम हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज लिखने में भी हमारे काम आएगा जब मैं कहूँगा ये इसका पीरियड है। तो कांस्टेंट फंक्शन इज पेरियोडिक बट हैविंग नो पीरियड। यानी ये रिपीट तो करता है बट वी आर अनेबल टू फाइंड सच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ये अपने आप को रिपीट करेगा मगर मैं वो सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं ढूंढ सकता जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। मेरे कहने का क्या मतलब है देख लीजिए। सपोज कीजिए कांस्टेंट फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 5। मैंने कहा इसका पीरियड, मैं क्लेम कर रहा हूं इसका पीरियड 1 है। तो देखिए आपने कोई भी एक नंबर पुट किया, सर 2 पुट करके देखो 5 आ रहा है, और हमने कहा है इसका पीरियड 1 है, तो चाहे आप 3 पुट करके देख लो तो भी 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। बट अगर 1 इसका पीरियड है तो यानी उससे पहले हमेशा रिपीट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप तो 1 कह रहे थे, हर हाफ के बाद भी रिपीट कर रहे हैं। चाहे 2 में हाफ पुट करो, अरे 2 में देखो तो भी 5 है, 2.5 में देखो तो भी 5 है, तो इसका पीरियड तो हाफ हो गया। अगर मैं हाफ की जगह 0.1 चूज करूं, 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 5, 2.1 पे क्या आ रही है 5। अगर मैं इसकी जगह पॉजिटिव रियल नंबर 0.001 यूज करूं तो भी हमेशा हर 0.001 के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है। तो फंक्शन अपने आप को रिपीट तो कर रहा है बट अपने को ये नहीं पता वो सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज पेरियोडिक बट हैविंग नो पीरियड। ये पेरियोडिक तो है मगर इसका कोई पीरियड नहीं है। और बाकी बचे पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई पीरियड नहीं होता। पॉलिनोमियल फंक्शन इज नॉट पेरियोडिक, वो पेरियोडिक नहीं होते। जैसे x³ माइनस 5x² लाइक दिस, ये पेरियोडिक नहीं होते हैं। अच्छा देखिए रिजल्ट लिखें। पेरियोडिक पे 2-3 रिजल्ट बढ़ते हैं, फिर हमारे आखिरी चीज़ रह जाएगा एक इन्वर्टिबल फंक्शन जो हमें चाहिए। मैंने कहा था हमें 1 1 on 2 नहीं चाहिए, तो उस पर मैं बात भी नहीं करूँगा, वो वैसे सर बात कर चुके होंगे शायद अभी तक। सो रिजल्ट देखें स्टूडेंट्स। इफ पीरियड ऑफ f(x) is p1 and period of gx is p2, then period of f(x) plus minus gx, f(x) into gx, f(x) upon gx is LCM of P1 and P2। स्टूडेंट क्या कहा है कि अगर कोई फंक्शन 2 फंक्शन से मिलकर बना है, अब hx का पीरियड कब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये दोनों फंक्शन अपने आप को दोनों एक साथ अपने आप को रिपीट कर जाएंगे। और दोनों अपने आप को कब रिपीट करेंगे, इन दोनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। जैसे सपोज कीजिए इसका पीरियड 2 होता, इसका 3, तो जैसे ही आप h(x + 2) करते तो ये तो बनता है f(x + 2) जो कि कितना होता है f(x), बट ये g(x + 2) gx नहीं होता। 3 करते तो ये बन जाता है f(x + 3), बट ये बन जाता gx, अभी भी फंक्शन ने रिपीट नहीं किया।
4 पुट करते तो ये एफ बन जाता, क्योंकि जो हर 2 यूनिट के बाद रिपीट करेगा 4 यूनिट के बाद भी तो रिपीट करेगा। अरे सेकंड वाली सुई अगर 2 पे है तो 1 मिनट बाद 2 पे आ रही है, तो 2 मिनट बाद कहाँ जाएगी, 2 पे ही तो आएगी। और मगर जब 6 ऐड करते तो ये भी अपने आप को रिपीट करता और ये भी, एंड 6 इज एलसीएम ऑफ 2 and 3। अच्छा, एक चीज और, एलसीएम ऑफ A upon B, C upon D is same as LCM of A and C and HCF of B and D। स्टूडेंट, फ्रैक्शन में एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, उसमें एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। फोन उठाना, फोन। सो अब आप देखिए, फाइंड पीरियड ऑफ चलो करो एक बार इसको, पाई। अब साहब देखिए, साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाए, tan का क्या है, पाए अपॉन 2, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हुआ, 2 पाए और पाए का एलसीएम 2 पाए, 1 और 2 का एचसीएफ, यानी ये दोनों 2 पाई के बाद रिपीट करेंगे, क्योंकि ये 2 पाई से पहले रिपीट नहीं करेगा, ये पाई बाय 2 के बाद रिपीट करेगा, पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 3 पाई बाय 2 के बाद, और देखिए 2 पाई के बाद भी रिपीट किया, तो एलसीएम क्या हुआ, 2 पाई। अगले वाला सेकंड का क्या है, सेकंड का पाई प्लस 1 कैसे होता है, देखो एलसीएम लेना होता है। स्टूडेंट, साइन 2x का क्या हुआ, 2 पाई बाई 2, और इसका क्या हुआ 1, यानी एलसीएम ऑफ पाई एंड 1। प्लस कौन कर रहा है, व्हाट इज एलसीएम ऑफ पाई एंड 1, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 क्यों होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बचपन में पढ़ा होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो मल्टीपल में आए। पाई 1 जा पाई, पाई 2 जा 2 पाई, पाई 3 जा 3 पाई, पाई 4 जा 4 पाई। 1 नहीं दिख रहा है मुझे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, but where is pi? So pi, so LCM of rational number and irrational number does not exist। रैशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, 2 अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट थर्ड, व्हाट अबाउट थर्ड, ट्राई करें, थर्ड बताएं। नॉट डिफाइन नहीं है भाई, जिसने पाई बोला है मैं उससे नाराज नहीं हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई,
और पाई, पाई और पाई का एलसीएम पाई। यानी आपने बोला है सर ये पाई के बाद रिपीट कर रहा है, बिल्कुल सही है, पाई के बाद रिपीट कर रहा है। बड़ मजे की बात है, ये तो पाई बाई 2 के बाद भी रिपीट कर रहा है। x की जगह x प्लस पाई बाई 2 डाल के देखिए, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है? व्हाट इज साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स? साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये तो स्टूडेंट फिर भी 1 आ गया, तो पाई बाई 2 इसका पीरियड हुआ। मगर रुक जाइए, दिस वन इज कांस्टेंट फंक्शन, और अगर ये 1 हो गया है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया है। इसका मतलब पाई छोड़ो, आप छोटे से छोटा कोई भी रियल नंबर रिपीट पुट कर दो, इसको रिपीट होना ही है। सो पेरियोडिक, सो दिस वन इज रॉन्ग बट हैविंग नो पीरियड। ये तो चलो ये अब नेक्स्ट क्लास में करना, वरना करके आना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ओके, कल मिलते हैं। कल मैं फंक्शन को ख़त्म कर दूंगा।